लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं, जबकि सारे पन्ने दिखाई दे रहे हैं कि वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सब बढ़िया चल रहा है, ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम ही बढ़िया चल रहा है और ये जादू की छड़ी घूमी और हम तो बन गए सबसे बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन जिस ट्रैक पर हम हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में ये कहना कि इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये कितना सही है? ऐसा है कि एक डेड इकॉनमी तो मैं नहीं मानता, ये गलत, मतलब मैं उसमें बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था कोई मृत अर्थव्यवस्था है। हाँ। क्योंकि यहाँ कोई श्रीलंका जैसा या जो दूसरे जो बनाना कंट्रीज हैं वैसी स्थिति डेड इकॉनमी वो है। भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया देख रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसके आर्थिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, राजनीतिक पक्ष की बात इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन आर्थिक पक्ष में ये जरूर है, 2-3 सवाल जैसे मैंने कहे कि भाई नोटबंदी का जिक्र तो आजकल बीजेपी वाले भी नहीं करते। अपने किसी उपलब्धि में नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। 10 साल की उपलब्धियों का जो लेखा जोखा दिखाया चुनाव से पहले, कहीं नोटबंदी का जिक्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी एक फेल्योर, वो मानते हैं इस बात को। दूसरी बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल, एमएसएमईज का सवाल, ये सारे सवाल लगातार उठाते रहे राहुल गांधी। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए जो नेगोशिएशन चल रहे हैं ट्रेड, ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो ट्रंप साहब जो है दबाव डाल रहे हैं भारत पर हर तरह से, कि ताकि भारत बिल्कुल अमेरिका की शर्तों पर नेगोशिएशन कर ले। और उसमें सबसे बड़ी जो आपने अपने संबोधन में कहा कि डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, फार्म सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो भारत के लिए बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न है। हम कैसे देंगे? कैसे कर देंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस राज्य से आते हैं जिस राज्य ने इस देश को डेयरी मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन फ्लड शुरू कराया, गुजरात से। आज अगर हम डेयरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं तो ऑपरेशन फ्लड है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उसके सूत्रधार हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि हमारा डेयरी, क्योंकि हम तो पहले पोल्सन और वो तो तमाम सारी विदेशी कंपनियां थी, नेस्ले वगैरह, उनके अधीन थे। हमें याद है बचपन में पोल्सन मक्खन जो है खाया जाता था। लेकिन आज अमूल कितना बड़ा ब्रांड है कि अच्छे मल्टीनेशनल नहीं टिक पा रहे हैं। तो और फार्म सेक्टर, आज भी हमारी 60% इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है। हाँ, और वो ये चाहते हैं कि माय डियर फ्रेंड बोल के और वो जो है सब बर्बादी करवा दें। पूरे डावोस में और जहाँ भी नेगोशिएशन पहले हुए हैं तो हमेशा भारत पर दबाव रहा कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो किसानों को फार्म सब्सिडी दे रहे हैं वो कम कर दीजिए। लेकिन भारत की कोई भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। न मनमोहन सिंह तैयार हुए, न नरेंद्र मोदी जी तैयार हुए और न अटल जी तैयार हुए। कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि ये इतना क्रूशियल सेक्टर है कि हम इसमें समझौता कर ही नहीं सकते हैं। तो भारत इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिया पार्लियामेंट में, उस पर क्लियर है कि अपने हितों को समझौता बिना किए हम निगोशिएशन करेंगे। शुभमोय भट्टाचार्य जी, अब ये होगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के नेगोशिएशंस में भारत के साथ ट्रेड डील सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एसेट है। बाकी किसी भी देश के साथ ट्रेड नेगोशिएशन जो भी हो, भारत के साथ नेगोशिएशन सबसे बड़ी अचीवमेंट है ट्रंप सरकार के लिए, अगर हो सके तो। अगर ये वन ऑफ दोज कंट्रीज था, कोई ऐसा कंट्री था जिसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो उस पर इतना ज़्यादा मतलब फ्यूमिंग नहीं करते, इतना ज़्यादा इस पर कमेंट्स नहीं करते। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं हाउ सिग्निफिकेंट एन इकोनॉमी, इट्स नॉट डेड, इट इज़ द मोस्ट लिविंग इकोनॉमी। भारत को ट्रेड समझौते में लाना, चाइना ने कोशिश किया था RCEP के तहत, नहीं हो पाया। सेम चीज़ जो भारत के कोर इंटरेस्ट हैं उसको सैक्रिफाइस करने के लिए कहा गया था, नहीं हुआ। USA अगर बहुत बड़ी कोशिश किया है भारत को ट्रेड एग्रीमेंट में लाने के लिए, TPP एग्रीमेंट्स, ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट, दूसरे बहुत सारे कोशिश चले हैं। भारत को अगर ट्रेड एग्रीमेंट में लाया जाए तो ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं अचीवमेंट है उनके प्रेसिडेंसी में, जिसी तरह से जिसलिए वो भारत पाकिस्तान वाला चीज़ भी कह रहे हैं, इसीलिए भारत के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको ध्यान से सुनिए और आपके मार्फत पूरे सत्ता तक और सब तक जाए। हाँ, ये वक्त एक राष्ट्रीय इमरजेंसी का है और इस वक्त जैसा ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विपक्ष को एक साथ लाया गया या आए भी, तो उस तरह की स्थिति है जो अमेरिका की ये चुनौती है। अमेरिका की चुनौती से अब कितने रोजगार जाएंगे आपको इसका अंदाजा है। आज के रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, है कि नहीं, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग में
टेक्नोलॉजी में, इसी को मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ। ये सारी चीजों में आप जाएंगे। ये कह रहे हैं एक बात, दूसरी बात पहले सुनिए। एक बात, क्योंकि आप जानते हैं वक्त जी। इजाजत नहीं देगा, वरना जी। मैं इसको लंबा ले सकती थी। इधर सतीश जी ने जो बात कही है, शशि शेखर जी, कि ये स्थिति बड़ी इमरजेंसी वाली है, अमेरिका को निपटाने के लिए हम सबको एक टेबल पर आना पड़ेगा और ये सरकार निपटने के लिए मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। हाँ। हम अपने इंटरनल नैरेटिव हमने जो बनाए हैं उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। जैसे अचानक हमें लगने लगा चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और उससे हुआ ये कि हम न तो उनसे ट्रेड कम कर पाए चाइना से, और न हम उस पर कोई प्रभावी अंकुश लगा पाए, क्योंकि दुनिया बदल गई है। इंदिरा गांधी का सतीश जी ने उदाहरण दिया था, वो अब मौजूद इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि तब दो ध्रुवीय दुनिया थी। तो एक तरफ मॉस्को था, एक तरफ न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी था। उन्होंने मॉस्को को पकड़ लिया और अपना काम कर लिया। पर मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि भारत ने जैसे ब्रिटेन से डील की, वैसे ही उसको डील्स और करनी चाहिए, और आज नहीं तो कल हमें चीन के साथ जुड़ना होगा। हमें अपने इंटरनल नैरेटिव में भी सुधार लाना पड़ेगा, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 1820 तक पूरे संसार की 48% इकोनॉमी में हम दो ही पार्टनर थे, और यानी कि कुल 205 साल की ये सारी गुलामी है जिसमें कि अमेरिका और दुनिया के लोग आए गए। आज भी अगर इंडिया और चाइना मिलकर कुछ काम कर सकें, मैं अमेरिका से लड़ाई की बात नहीं कर रहा, एक बात और कह रहा हूँ, मिलकर काम करेंगे इंडिया के हक हुकूक पे होगा। दूसरी बात, एक मजबूत भारत भारतीयों के लिए जितना ज़रूरी है उतना अमेरिका की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। हम उनसे कोई सामरिक मदद नहीं मांगते, हम उनसे यूरोप की तरह अड्डे अपने यहाँ स्थापित नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ शेयर करते हैं। महासागर शेयर करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी शेयर करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान शेयर करते हैं, और एक विशाल इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर काम करता है जिसके बिना वो चल नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब आज नहीं तो कल ब्लिंक करेगा, और भारत अगर चुप है या हमारे शीर्ष नेतृत्व तो चुप है, हाँ। तो जरूरी नहीं हर बात का जवाब उसी समय दे दिया जाए। जवाब जो है जवाब जो है समय आने पे दिया जाता है, कभी कभी खामोशी भी जवाब देती है। स्मिता जी, ये शशि जी की बात को आगे बढ़ा, मैं बिल्कुल शशि जी की बात से सहमत हूँ। मैं इसमें इतना जरूर जोड़ूंगा क्योंकि राष्ट्रीय अस्मिता का भी प्रश्न है ये, कि जिस तरह लगातार ट्रंप जो है हमें अपमानित कर रहे हैं हर मामले में, तो कम से कम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को एक बार अमेरिकी दूतावास से किसी प्रतिनिधि को, राजदूत को बुला करके अपना एतराज जरूर जाहिर करना चाहिए। स्मिता जी, करना चाहिए ऐसा, फिर वापस मामला जो है वो ट्रैक से एकदम इधर हो जाएगा। या विनोद जी, आपको याद है वो खोबरगढ़ के मामले में भी ऐसे ही हुआ था। इट रियली प्लमेटेड, रिलेशनशिप रियली प्लमेटेड। तो अब जरूरत है कि हमें ये सब नहीं करना है, कमर कसना चाहिए। एंड वी नो कि अभी बैकरूम चैनल्स खुली हुई हैं और ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं। दूसरा जो भट्टाचार्य ने कहा शायद कि एक टेबल पे आना चाहिए, एंड आई डोंट नो, समबडी सेड दैट कि हम सब एक टेबल पर आएं और इस पर बात करें। आई डोंट थिंक रियलिस्टिकली वो पॉसिबल है। हमारी डेमोक्रेसी जो है, इट्स अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी। हम डोमेस्टिकली एक टेबल पर नहीं आ सकते, इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक तरफ, राहुल गांधी जी अपने अलार्मिस्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बनाते रहे, कोई बात नहीं, उसको हम संसद में डील कर सकते हैं, और दूसरी तरफ क्लोज डोर्स में ये FTA के टॉक्स जो हैं चलते रहेंगे।